हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल आता है ये एग्ज़ाम में। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक मशीन होती है। साइक्लोट्रॉन इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सलरेट द चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सलरेट करने का मतलब, एक्सलरेट का मतलब उनकी स्पीड बढ़ाना। अब वो एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स क्या काम आते हैं? कुछ तो काम आते ही होंगे जब इतनी बड़ी मशीन बनाई गई है। तो वो एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स काम आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। जैसे प्रोटॉन को एक्सलरेशन देना है या पॉजिटिव आयंस को देना है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को देना है, तो उनको एक्सलरेशन दिया जाता है ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आए। तो साइक्लोट्रॉन बनाया था लॉरेंस, अर्नेस्ट लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने 1930 में बनाया था वैसे तो, लेकिन पेटेंट 1931 में करवाया था, तो 1931 ही माना जाएगा, 1931 में। अब साइक्लोट्रॉन से पहले भी एक मशीन होती थी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलरेट करने के लिए। तो वो मशीन बहुत बड़ी होती थी, तो उसका साइज़ छोटा कर दिया गया। उसमें इम्प्रूवमेंट किया लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने। तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पॉजिटिव आयन कैन एक्वायर सफिशिएंटली लार्ज एनर्जी विद ए कंपैरेटिवली स्मॉल अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम के साथ, तो तब इसका प्रिंसिपल आपको सही समझ में आएगा। ये इसका प्रिंसिपल यही है कि जो पॉजिटिव आयन है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर सकता है विद ए कंपैरेटिवली स्मॉल अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसके अंदर लगाया जाए, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर उसको डाल दिया जाए पॉजिटिव आयन को, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और उसी एनर्जी से वो एक्सेलरेट होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में इसके ये डी शेप के दो मैग्नेट्स होते हैं। ये देखो डी शेप के, एक तो है D1, ये तो उल्टी D है, D1 तो होती है उल्टी D ऐसे, और ये D2 है, ये सीधी D होती है ऐसे। इनके बीच में एक गैप होता है। इस गैप में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर दोनों के बीच में लगाएगा। तो जो D1 और D2 हैं, इनमें तो बनता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो गैप है, इस गैप में बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना, इस गैप में तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और D1 और D2 में होता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों D1 और D2 ये मैग्नेट में ऊपर तो होता है नॉर्थ पोल, मैग्नेट के बीच में होते हैं ये D1 और D2। ऊपर होता है नॉर्थ पोल होता है डाउनवर्ड, और नीचे होता है साउथ पोल होता है अपवर्ड ऐसे। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये इसमें लिखा हुआ पाएंगे। द 2Ds आर, और ये सारा जो सिस्टम है ये एक चैम्बर में ऐसे फिट किया गया होता है, ऐसे चैम्बर, और उस चैम्बर के अंदर यहाँ पे एवैक्यूएटेड होता है। एवैक्यूएटेड का मतलब उसमें से हवा को निकाल देते हैं, यहाँ हवा नहीं रहेगी। यहाँ पे गैस कोई हो सकती है लेकिन हवा नहीं होनी चाहिए। गैस देखो कौन सी होती है। पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द गैप बिटवीन द 2Ds
बाय आयनाइजेशन ऑफ द गैस। प्रोटॉन प्रोड्यूस करने के लिए तो हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना है तो हीलियम गैस का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसकी थ्योरी देखो, थ्योरी में ही वर्किंग भी आ जाएगी। तो देखो एक बार मैं यहीं से ही डायग्राम से ही एक्सप्लेन करता हूँ, वर्किंग भी इसी में ही आ जाएगी जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्टिंग में जैसे एसी लगाया यहाँ पे, तो एसी आपको पता है कि एसी चेंज होती रहती है बार बार, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होती है। जैसे अपने इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ है, 60 हर्ट्ज़, इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है। तो इंडिया में एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होती है और 50 बार नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे 50 बार होती है इंडिया में। तो ऐसे ही D1 D2 भी ऐसे ही पहले पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे होती रहेगी। D2 भी ऐसे ही होती रहेगी। तो बीच में चार्ज पार्टिकल्स, मान लो प्रोटॉन लगा दिए, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो शुरुआत में मान लो D1 पॉजिटिव पे है, मान लो, हालांकि ये पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है बार बार, एक सेकंड में बहुत बार। तो शुरू में मान लो D1 पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ बीच में चार्ज पार्टिकल को रखा, अब वो पॉजिटिव चार्ज है, D2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर दौड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर दौड़ता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर दौड़ता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन D2 की ओर दौड़ता है। अब ये D2 इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में तो ये सिर्फ घूमेगा, एक्सेलरेशन नहीं लगेगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ये सेमी सर्कल बना देगा, यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो D2 नेगेटिव है। अब कुछ जब तक पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आएगा, प्रोटॉन यहाँ तक आएगा, तब पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब D1 नेगेटिव हो जाएगा। बता था नहीं, बार बार चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बार बार चेंज होता है। अब D1 नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन अब D1 की ओर दौड़ेगा, ऐसे इस प्रकार दौड़ेगा और वहाँ पे भी सेमी सर्कल बनाएगा। और एक बात का ध्यान रखो, जिस दौरान वो गैप में होगा ना, यहाँ पे गैप में जब होगा, ये बात इम्पोर्टेंट है, गैप में जब होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वो, क्योंकि जो गैप है यहाँ गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गैप में जब वो होगा तो वो एक्सेलरेटेड होगा, यहाँ गैप में एक्सेलरेशन लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। पहले तो यहाँ से चला, स्पीड बढ़ी, फिर यहाँ डी के अंदर स्पीड नहीं बढ़ती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड नहीं बढ़ेगी। जब गैप में आएगा तब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड यहाँ बढ़ गई, फिर और स्पीड बढ़ेगी तो और बड़ा सेमी सर्कल वो बनाएगा। एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड एनर्जी किसी में बढ़ेगी तो वो ज़्यादा रेस लगाएगा ना, कम एनर्जी वाला कम रेस लगाएगा, तो वो और बड़ा सेमी सर्कल बनाएगा। अब पोलरिटी फिर चेंज हो जाएगी, अब D2 नेगेटिव हो जाएगा। D2 नेगेटिव हो जाएगा तो वो D2 की ओर दौड़ेगा। गैप में जब वो आएगा तो स्पीड और बढ़ेगी, स्पीड और बढ़ेगी तो और बड़ा सेमी सर्कल बनाएगा। अब D1 नेगेटिव हो जाएगा, जब ये यहाँ है D1 नेगेटिव होगा, फिर गैप में आया, फिर स्पीड बढ़ेगी और बड़ा सेमी सर्कल, फिर D2 नेगेटिव आ जाएगा। वो तो नेगेटिव की ओर दौड़ेगा हमेशा,
क्योंकि प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, तो वो नेगेटिव की ओर दौड़ेगा। नेगेटिव की ओर दौड़ेगा तो बीच में गैप से क्रॉस तो करेगा ही वो। गैप से जब क्रॉस करेगा तो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस दौरान वो गैप में से जाएगा ना, तो उस दौरान वो उसकी स्पीड और बढ़ेगी, एनर्जी और बढ़ेगी, तो और बड़ा सेमी सर्कल। ऐसे सेमी सर्कल्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ जब वो आएगा तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, और यहाँ होल होता है, इस होल से वो एकदम से ऐसे सीधा टारगेट पे लगेगा जाके। टारगेट क्या है? कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है, जैसे एटम बॉम्ब, या और कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है। तो इस प्रकार से सेमी सर्कल बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। जब वो यहाँ सबसे बड़ा सेमी सर्कल जब आ जाए टारगेट में से, ऐसे इस विंडो में से सीधा टारगेट पे लगेगा जाके। तो ये है इसकी वर्किंग, और यही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी भेजूंगा, उसमें भी थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट किसी को हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। तो देखो, कंसिडर दैट पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड एट द, ये तो वही लिखा हो जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये फॉर्मूला देखो इसका, रेडियस आर कैसे निकालेंगे ये याद रखो। बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पिछली वीडियो में बताया था आपको। बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी से लिखते हैं। एम मास है चार्ज पार्टिकल की, वी वेलोसिटी है, और क्यू चार्ज है उस पे। तो जो फोर्स लगेगा पिछली वीडियो में बताया था, बी क्यू वी ही लगेगा। और वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर भी है। 11वीं क्लास याद करो, बताया था आपको, कोई भी चीज़ जब सर्कल में रिवॉल्व करते, सर्कल में घूमती है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद करो 11वीं क्लास, mv²/r बताया था। तो ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में तो ये लगेगा, और घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये लगेगा, mv²/r। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r उधर जाएगा लेफ़्ट साइड, जिसकी वैल्यू चाहिए वो लेफ़्ट साइड में जाएगा। तो r को वहाँ ले जाएंगे और b को v को यहाँ ले आएंगे। ऐसे इंटरचेंज हो सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो पता होना चाहिए आपको। r को उधर ले जाके b को v यहाँ आ जाएगा इस प्रकार। अब v² है, v² से v कट जाएगा, v² से v कट जाएगा, तो बचेगा mv/bq। ये r का फॉर्मूला बन गया, mv/bq। ये फॉर्मूला आना चाहिए, आगे काम आएगा अभी। तो आगे देखो, आगे तो ये वही दे रखा, आफ्टर मूविंग अलोंग द सेमी सर्कुलर पथ D2 फिर पॉजिटिव हो जाएगा, D1 नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर वो चार्ज पार्टिकल D1 की ओर दौड़ेगा। ये तो वही है जो मैंने अभी आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। तो टाइम पीरियड इसका निकालना है, टाइम स्पेंट इनसाइड ए D टू कवर सेमी सर्कुलर पथ। देखो, एक सेमी सर्कल बनाने में कितना टाइम उसको लगेगा। टाइम का फॉर्मूला याद करो 5वीं क्लास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5th क्लास में ये आया था फॉर्मूला। उसके बाद भी हर एक क्लास में आया है, ये नहीं सोचना इतने साल हो गए भूल गए होंगे हम, तो हर साल आता है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सेमी सर्कल की डिस्टेंस πr होती है, पूरे सर्कल की 2πr होती है, सेमी सर्कल की आधा हो जाएगा ना, πr, 2πr का आधा πr। वेलोसिटी v,
तो t हो गया पाई r अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब r की जगह अभी दिखाया था फॉर्मूला पिछले पेज में, r की जगह लिख देंगे mv अपॉन बी क्यू। r की जगह बता देखो, अभी तो बताया था ये वाला mv अपॉन बी क्यू। r की जगह लिख दिया mv अपॉन बी क्यू। तो पाई यूँ का यूँ, नीचे v यूँ का यूँ, r की जगह लिख दिया mv अपॉन बी क्यू। तो v से v कट गया तो t आ गया पाई m अपॉन बी क्यू, t आ गया। अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैपिटल T है जो कैपिटल T होता टाइम पीरियड, ये स्मॉल t है सेमी सर्कल बनाने में जो टाइम लगता है वो है। तो पूरे t में डबल टाइम लगेगा, पूरा चक्कर लगाने में 2t लग जाएगा, 2t, क्योंकि स्मॉल t तो आधे चक्कर का टाइम है ना। तो पूरे चक्कर का टाइम बड़े t से लिखते हैं और वो आधे चक्कर के टाइम से डबल बनेगा। सिंपल है, पूरे चक्कर में टाइम आधे चक्कर से डबल लगेगा ना। तो आधे चक्कर का तो है पाई एम अपॉन बी क्यू, तो पूरे का हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, डबल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लें, फ्रीक्वेंसी को न्यू द्वारा लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड का उल्टा होता है 1/t, 11वीं क्लास में बता था, याद करो। उस टाइम में बार बार आपको बोलता था कि ये चीज़ें आगे काम आएंगी। तो 1/t फ्रीक्वेंसी ये होती है टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन बी क्यू है, तो फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाए, बी क्यू ऊपर 2 पाई एम नीचे ही आ गया। उधर से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी, ये भी 11वीं में बताया था। 2 पाई ऊपर यूँ का यूँ, देखो 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई यूँ का यूँ, ये पाई है जो काट रखा है, अपॉन टी। टी का फॉर्मूला बी के अपॉन 2 पाई एम, लेकिन टी नीचे है तो वहाँ पलटी खाए, 2 पाई एम ऊपर चला जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। तो देखो 2 पाई यूँ का यूँ अपॉन टी, ये देखो टी ये है, बी क्यू नीचे है तो बी क्यू ऊपर जाएगा उसमें, यहाँ देखो। और यहाँ 2 पाई एम ऊपर है तो इसमें नीचे जाएगा 2 पाई एम। उल्टा क्यों कर दिया? क्योंकि उल्टा ही है, नीचे ही है टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टी नीचे है तो उल्टा हो जाएगा ना, बी क्यू ऊपर 2 पाई एम नीचे, तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, तो बी क्यू अपॉन एम बचा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बी क्यू अपॉन एम, ये हो गया। तो यही याद करना है बस, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इन्हीं के ही फॉर्मूले आपने याद करने हैं। तो इसको पक्का याद कर लो बिल्कुल। साथ में एनिमेटेड वीडियो भी भेज रहा हूँ मैं, वो भी देखनी है ध्यान से। तो अभी इतना ही रहेगा इस वीडियो में। ओके, थैंक्स।